Hello, myself Manoj Kumar Gupta, Senior Faculty in Physics Department, Resonance Kota. Today we are discussing JEE Main Shift 2 paper of 24th January 2023. आज पहले दिन के सेकंड पार्ट का ये एग्ज़ाम है. आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर अभी कुछ दिनों के बाद आएगा, तो वी आर डिस्कसिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर विच वी हैव कलेक्टेड थ्रू द स्टूडेंट्स. तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 of 100 ohm are connected in series with the battery of EMF 90 volt. और R1 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. आई थिंक यहाँ वोल्ट मीटर लगा था, बच्चे कुछ ऐसे बता रहे थे, तो इनमें से किसी एक पर वोल्ट मीटर लगाएं या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूछा है. तो इस तरह का क्वेश्चन था. दोनों 100 ओम के हैं, तो हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कि 90 वोल्ट है. इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वली होंगे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे तो फिर 45 दोनों पर ड्रॉप होगा. ये इस क्वेश्चन में पूछा है. सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 45 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लॉजिक गेट. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गेट. ये गेट हमें आइडेंटिफाई करना है, और इस गेट में हम कुछ इस तरह से सर्किट बना सकते हैं. देखिए थोड़ा सा क्लियर करके, यहाँ पर 5 वोल्ट प्लस पोटेंशियल है, ये स्विच लगे हैं दो, और जब आप इसे देखेंगे इधर एक बल्ब लगा है, तो दिस विल बी बल्ब. तो आप यहां से कह सकते हैं, देखिए कि ये S1 है और ये S2 है. तो इस सर्किट किस लॉजिक गेट का है, ऐसा हमें पूछा है. तो आई कैन से फर्स्ट आई कैन ड्रॉ, दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज बल्ब. तो देखिए यदि आप S1 को ऑन रखते हैं और S2 को ऑफ रखते हैं, तो क्या बल्ब चलेगा? यहाँ पे इसे प्लस पोटेंशियल है, ये माइनस है, तो इस तरफ तो करंट जाएगा नहीं, इस तरफ से वी कैन से करंट विल पास ऑन थ्रू दिस रेजिस्टेंस, सो बल्ब विल ग्लो. ओके, सो यू कैन से दिस विल बी 1 0, और हमें बल्ब भी 1 मिल गया, ग्लोज. बल्ब ग्लोज मीन्स 1. नेक्स्ट, यदि हम इसे ऑफ रखते हैं और इसे ऑन रखते हैं, तो भी सेम सिचुएशन होगी. मतलब दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1, देन ऑल्सो द बल्ब ग्लोज, करंट फ्लो थ्रू द बल्ब एंड बल्ब ग्लोज. नेक्स्ट अनदर, वी कैन टेक इट ऑफ एंड इट इज ऑफ. अभी भी इस तरफ से कोई करंट नहीं जाएगी, ऑफ सर्किट है, सारी करंट अभी भी बल्ब के थ्रू होके जाएगी, सो बल्ब स्टिल ग्लोज. सो 0 0 ऑफ ऑफ. यदि दोनों को ऑफ ऑफ रखेंगे then also the bulb glows, so answer will be switch off, मतलब 1. and last option will be interesting कि यदि हम दोनों स्विच क्लोज कर देते हैं, तो यदि हम दोनों स्विच क्लोज कर देते हैं लाइक दैट, ये जिस तरह से इसमें बना है, हम दोनों स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो ये दोनों स्विच क्लोज हैं, तो करंट एक्चुअली इधर से जाएगी, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सारा करंट इस तरफ से पास हो जाएगा, और बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगा, बल्ब विल नॉट ग्लो. इसका मतलब दोनों को ऑन करते हैं तो बल्ब विल नॉट ग्लो, और बल्ब नहीं जलेगा. इसका मतलब हमने इस तरफ 1 रखा ऑन, ये भी 1, और हमें आंसर मिल गया 0. तो 1 1 पर हमें 0 मिल गया. तो ये जो हमें ट्रुथ टेबल मिल रही है, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का 1 और 1 1 का 0, इस तरह से आई कैन ड्रॉ इट अगेन. हियर आई कैन ड्रॉ the table. This is A, this is B. 0 0 का 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1 एंड 1 1 का 0. ये जो टेबल है ये A डॉट B से उल्टा टेबल है. A डॉट B का जो टेबल होता है दैट विल बी 0 0 का 0, 0 1 का 0 और 0 1 का अगेन 0 एंड 1 1 का 1. और ये जो टेबल है A डॉट B बार है. A डॉट बी का मतलब होता है एंड गेट.
लेकिन जो हमें टेबल मिल रहा है वो नॉट प्लस एंड का मिल रहा है, मतलब नैंड गेट का मिल रहा है. सो करेक्ट आंसर विल बी द नैंड गेट दैट इज गिवन इन द थर्ड आंसर. If 1 year of a planet is equal to 2.8 times Earth's 1 year, then the resistance of the planet from the sun, then the distance of the planet from the sun nearly equal to. तो ये केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है. हम जानते हैं कि केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है. तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब. तो यहाँ से हम R2 को लिख सकते हैं. R2 विल बी T1 अपॉन T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 की होल पावर 2/3 इंटू R1. अब देखिए R1 है, ये क्वेश्चन में गिवन है. R1 विल बी डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. ये क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली. तो T2 की वैल्यू जो है वो 2.8 ईयर्स और T1 अर्थ का टाइम पीरियड हो जाएगा 1 ईयर और इसकी पावर 2/3 और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. R1 इज 1.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. सो इसे सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाता है 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर. सो आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A convex lens whose refractive index is given 1.5 and focal length 18 सेंटीमीटर. देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और ये इसके अंदर मीडियम 1.5 है. जब ये एयर में है एक तरह से तो हम इसकी फोकल लेंथ को लिख सकते हैं 1/18 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/R1 माइनस 1/R2. अब इसे पानी में सबमर्ज कर दिया है वाटर में 4/3 और ये 3/2. तो वाटर में इसकी फोकल लेंथ f डैश हो जाएगी. तो आई कैन राइट इट 1/f डैश इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1 एंड इट इज 1/R1 माइनस 1/R2. इसे डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करेंगे तो हमें f डैश मिल जाएगा. f डैश बाई 18 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 9/8 माइनस 1 और यहाँ से हम f डैश को सॉल्व कर सकते हैं. f डैश इज इक्वल टू 18 इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9/8 माइनस 1 इज 1/8. तो 1/8 का 8 ऊपर होगा 8/1. तो इसे सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा 18 4 जा 72 सेंटीमीटर. 72 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड ऑप्शन में है. सो आंसर विल बी थर्ड. Next question. For a given same kinetic energy, what will be the order of the de Broglie wavelength of a electron proton alpha particle? तो देखो de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है h/p. अब हमसे कहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फॉर्मूले को मोमेंटम को चेंज करके ऐसे लिख देते हैं h/√2m काइनेटिक से रिप्लेस कर देते हैं. काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है तो हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा 1/√m के प्रोपोर्शनल आएगा. तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगी. तो सबसे हैवीएस्ट जो है इसमें अल्फा है तो अल्फा की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे लीस्ट होगी और अल्फा से ज़्यादा होगी प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन के लिए मास सबसे कम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और इस तरह का जो ऑप्शन है लैम्डा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, लैम्डा प्रोटॉन उससे कम और लैम्डा अल्फा सबसे कम. सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए कंडक्टिंग वायर हुज लेंथ इज L हैज़ बीन स्ट्रेच्ड बाई 20% ऑफ इट्स लेंथ. मतलब यदि L लेंथ का एक वायर है और इसको स्ट्रेच करें 20% तो L प्लस 0.2L होगा तो इट विल बी 1.2L. तो इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज होगा. तो हम जानते हैं R स्ट्रेच करने पर जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. तो मैं कह सकता हूँ R2/R1 इज इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. सो R2 इज इक्वल टू 1.44 R1. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन R.
परसेंटेज चेंज इन आर को मैं कह सकता हूँ R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, और इस तरह से सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो 44% विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, ए सिंपल पेंडुलम विल ऑसिलेट रैपिडली इन ऑन द माउंट एवरेस्ट। अब पेंडुलम माउंट एवरेस्ट पे रैपिडली करेगा तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, इस तरह से कह सकते हैं। तो हाइट बढ़ने पर जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जी एच का जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं जी इंटू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो वी कैन से कि एज एच इंक्रीजेज जी डिक्रीजेज, सो वी कैन से कि जी इफेक्टिव कम होता जाता है, मतलब जी कम होता जाता है हाइट के साथ साथ। सो टाइम पीरियड जो है वो जी यदि कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, जी डिक्रीजेज सॉरी, तो टाइम पीरियड क्या होगा ज़्यादा। सो जी इफेक्टिव डिक्रीजेज एज वी गो अबव फ्रॉम द अर्थ, तो ऊपर जाने पर जी इफेक्टिव डिक्रीज होता है, कह सकते हैं सही है। सो वी कैन से द स्टेटमेंट 1 रैपिडली, हाँ स्टेटमेंट 1 के बारे में कहें तो देखिए यदि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो स्लो हो जाएगा, इट विल ऑसिलेट स्लोली। टाइम पीरियड बढ़ने से तो स्लो ऑसिलेट करेगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि इट विल ऑसिलेट रैपिडली, दैट्स व्हाई वी कैन से इट द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सो इट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर विल बी 4th। Next question, there are two concentric rings of radius r1 and r2 having linear charge density lambda on each। तो दोनों के कॉमन सेंटर पे हमें पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल हम किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं? ये तो चार्ज q सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। v सेंटर पे जो होगा वो k q1 अपॉन r1 और प्लस k q2 अपॉन r2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो k q1 को लैम्डा l लिख सकते हैं, लैम्डा l को लिख सकते हैं r1 थीटा, और इट विल बी लैम्डा इंटू पाई आर लिख देते हैं क्योंकि सेम ही सर्कल है, सेम ही सर्कल है, तो चार्ज को हम लिख सकते हैं k लैम्डा इंटू पाई आर 1 और r1 प्लस k लैम्डा इंटू पाई r2 डिवाइडेड बाई r2, r1 कैंसिल, तो इट विल बी लैम्डा पाई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस लैम्डा पाई अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सो पाई कैंसिल, सो आंसर विल बी लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थर्ड ऑप्शन में है, सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, a body of mass 1 kg is acted by a time dependent force F is equal to Ti cap plus 3t square j cap. The power at t is equal to 2 second will be। तो एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है इस पर Ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, F वेक्टर इज इक्वल टू, और आपसे कहा कि पावर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, पावर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला तो F डॉट v होता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी। सो मास 1 kg है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी F बाई m, एक्सेलरेशन होगा m 1 kg है तो यही होगा Ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, दिस विल बी एक्सेलरेशन। सो dv बाई dt हम कह सकते हैं, dv बाई dt विल बी Ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट dt, सॉरी dv by dt is equal to this, then dv is equal to Ti cap plus 3t square j cap dt. So v will be t square by 2 plus 3t
टी क्यूब बाई 3, दिस विल बी 0 से t एंड दिस विल बी 0 से v, तो इधर तो v होगा, तो v विल बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब, ये आई कैप और ये जे कैप, यहां भी है आई कैप और जे कैप, ठीक है ना। सो दिस विल बी द वेलोसिटी। अब नाउ वी कैन फाइंड आउट फोर्स एट t बराबर 2 एंड वेलोसिटी एट t बराबर 2। सो व्हाट विल बी द फोर्स एट t बराबर 2? फोर्स एट t बराबर 2 आई कैन से 2 आई कैप प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर जे कैप, सो इट विल बी 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप, एंड वेलोसिटी एट t बराबर 2, वेलोसिटी एट t बराबर 2 को हम कह सकते हैं 4 बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 आई कैप प्लस टी क्यूब मतलब 8 जे कैप, तो इट विल बी f डॉट v is the instantaneous power. Instantaneous power will be f dot v, so 2i plus 12j dot 2i plus 8j, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस विल बी 4 plus 96, so 100 watt will be the instantaneous power. So इसका जवाब होगा 100 watt. Next question. I1 is the moment of inertia of a solid cylinder of radius r and length l. A concentric cylinder having radius r by 2 and length l by 2 is carved off. मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो हम जानते हैं सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है। अब इसके अंदर से एक दूसरा सिलेंडर काटा गया है और कार्व्ड ऑफ किया गया है कि इट इज रेडियस r बाई 2 एंड लेंथ l बाई 2, तो इसका मास कितना होगा वो लिख लेते हैं। इसकी रेडियस r बाई 2 है और इसकी लेंथ क्या है l बाई 2, तो इसका मास जो होगा वो हम कह सकते हैं रो इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू l बाई 2, और इसका जो मास हम लिख सकते हैं दैट विल बी रो पाई r स्क्वायर, क्योंकि सेम मटेरियल है, एक ही मटेरियल से काट के बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी सेम होगी, तो इसका मास m है तो हम इसका मास कह सकते हैं m बाई 8 बस। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी रेडियस r बाई 2 है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 को हम लिख सकते हैं, हाँ सेम फॉर्मूला होगा 1 बाई 2 m बाई 8 एंड r बाई 2 का होल स्क्वायर रेडियस, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, mr स्क्वायर बाई 2 ही फॉर्मूले से लिखेंगे, एंड I2 विल बी 1 बाई 2 mr स्क्वायर बाई 32, और हमें क्वेश्चन में ये रेशो पूछा है इसके बारे में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर बाई 2 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32, तो इन दोनों का जो रेशो होगा I1 बाई I2 वो हम कैलकुलेट करके लिखेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 32। सो 32 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट फॉर ए electromagnetic component traveling wave in vacuum Ex is equal to E naught sin omega kz minus omega t and By is equal to B naught sin kz minus omega t, then which of the following is correct? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि भाई सिंपल क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है वेलोसिटी से वो E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है, तो E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी विल बी इन द फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्रेविटेशन से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो एट हाइट h अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड d इज द डेप्थ, तो ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का डिक्रीज होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और h लेस देन r है तो हम ये जानते हैं gh इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जबकि डेप्थ में जाते हैं तो हम फॉर्मूला जानते हैं g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट से भी डिक्रीज होता है और डेप्थ से भी डिक्रीज होता है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 के लिए कह रहे हैं इफ h इज इक्वल टू d देन gh इज इक्वल टू gd। देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन यदि हम देखें
तो g वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये देखें तो ये कुछ इस तरह से, अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। तो कुछ ये कह सकते हैं कि इफ h इज इक्वल टू d देन gh इज इक्वल टू gd फॉर ऑल वैल्यू ऑफ h बाई d। ऐसा नहीं है, कोई एक वैल्यू ऐसी हो सकती है और दोनों की वैल्यू, जैसे जितनी हाइट पर, इनका क्वेश्चन का मतलब है कि जितनी हाइट पर हम सरफेस से ऊपर जाएं उतनी ही डेप्थ पर नीचे जाएं तो क्या हमें g सेम मिलेगा? तो ऐसा कोई एक वैल्यू मिल सकता हमें जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। gh इज इक्वल टू gd, इस फॉर्मूले से, दिस इज gh, तो gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। लेकिन सारे पॉइंट्स पे सेम नहीं मिलेगा, और जो क्वेश्चन लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ d, तो देन वी कैन से द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो आई थिंक थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स वीटी ग्राफ शोन इन द फिगर। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड, ये क्वेश्चन है। तो हमें कहा है कि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ शोन है, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल बी डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो, पहले 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फिर 2 सेकंड का नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो फर्स्ट एरिया विल बी 8 इंटू 2, फिर ये नेक्स्ट एरिया विल बी 4 इंटू 2, फिर नेक्स्ट एरिया विल बी टाइम 4 है इसमें, तो दिस विल बी 4 इंटू 4, और दिस एरिया विल बी 4 इंटू 2, तो ये नेगेटिव है। तो ये 16 मीटर फॉरवर्ड गया, उसके बाद 8 मीटर रिटर्न हो गया, उसके बाद फिर से 16 मीटर फॉरवर्ड गया, और उसके बाद फिर से 8 मीटर रिटर्न हो गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट तो लिख सकते हैं 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 16 मीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा इन सब का सम होगा। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, तो दिस विल बी 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, तो 48। तो इन दोनों का हमें रेशो पूछा है, तो रेशो विल बी होगा 16 अपॉन 48, एंड 16 अपॉन 48 इज इक्वल टू 1/3, सो 1/3 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा R1 एंड R2 बी द रेशो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब Cp/Cv, R1 और R2 दैट विल बी अगेन Cp/Cv फॉर, ये है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए और डायटोमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cp/Cv, Cp का वैल्यू होता है 5/2R और Cv का वैल्यू 3/2R मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और डायटोमिक गैस के लिए होता है 7/2R अपॉन 5/2R। तो हम कह सकते हैं इट विल बी 5/3 एंड इट विल बी 7/5। तो R1 अपॉन R2 का वैल्यू हमें सॉल्व करने के लिए कहा है, तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/7, so it will be 25/21, 25/21 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये भी क्वेश्चन इजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर देयर विल बी ए वाइंडिंग ऑफ 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो इस तरह के सिलेंडर पर एक वाइंडिंग बना रखी है सोलेनॉइड टाइप से, तो इस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट विल बी 70 टर्न पर सेंटीमीटर है। तो इन्हें पर मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 70 अपॉन 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा टर्न, तो 7000
टर्न पर मीटर हो जाएगा। और अब हम कह सकते हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बताना है। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट, लेंथ हमें 7000 गिवन है, और आई जो है आई विल बी 2 एम्पियर। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 2 और 10⁻⁻⁴ टेस्ला विल बी द आंसर। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 175 समथिंग आएगा, दैट विल बी नियरली 176 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, जो 4th ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMF induced when the rod is rotating in the uniform magnetic field। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रोटेटिंग रॉड में EMF इंड्यूस्ड कितना होगा, दैट विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करके करना होगा कि इसके अंदर यहाँ से x डिस्टेंस पर हमें dx एलिमेंट मान लेते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट v इज इक्वल टू ओमेगा x होगी। और हम ये जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा DE दैट विल बी VVL फॉर्मूला होता है ना, तो VV और लेंथ की जगह हो जाएगा dx, क्योंकि इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है। तो इस dx लेंथ में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, दैट इज गिवन एज VV dx। और V की वेलोसिटी वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा x इंटू dx। तो टोटल इंड्यूस्ड EMF जो होगा दैट कैन बी रिटन एज B ओमेगा x इंटू dx फ्रॉम 0 टू L। और इसे हम कह सकते हैं कि B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो क्लास नोट्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,